गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर एंड एन यूपीएससी एस्पिरेंट राहुल चौधरी। तो गाइस, हमने पिछले सेशन में आर्टिकल 160 तक बात कर ली थी और यहाँ पे देखें तो आर्टिकल 161 के बारे में भी हमने थोड़ा सा बात कर लिया था। तो अब दोबारा देख लीजिएगा या तो फिर नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 161 से अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। 161 कहता है कि जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है उसकी समाधान की शक्ति क्या क्या होंगी, क्या क्या पार्डनिंग पावर्स होंगी उसके पास। यानी कि यूं कहें कि वो किस परिस्थिति में समाधान दे सकता है, क्या मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है या तो नहीं कर सकता। तो वो ही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। वैसे भी हम मोटा मोटी तौर पर ऊपर ऊपर से इसको देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें ये लिखा गया है, आर्टिकल 162 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं किसी भी एक स्टेट्स की, वो क्या क्या होंगी और किस किस परिस्थिति में कैसे काम करेंगी। तो ये इसके अंदर लिखा गया है। आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर को सलाह देने के लिए यानी कि जो राज्यपाल है ना उसको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी यानी कि एक COM होगी। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें यू नो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी कि जो कैबिनेट वगैरह होती है, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है और उसका हेड PM होता है यानी कि इनडायरेक्टली PM ही राष्ट्रपति को पूरी तरह से कंट्रोल और ऑर्डर करता है। तो वैसे ही राज्यों के अंदर इसमें क्या होगा, CM होगा कि गवर्नर को सलाह देने के लिए जो COM होगी ना उसका जो मुख्य मिनिस्टर होगा, जो सबसे प्रमुख होगा वो CM होगा यानी कि मुख्यमंत्री होगा। आई होप ये भी थोड़ा समझ में आया होगा। 164 कहता है CM यानी कि चीफ मिनिस्टर व अन्य मिनिस्टर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स, जिम्मेदारियां व टेन्योर यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगी, क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, कैसे वो नैतिकता के साथ काम करेंगे और कितने साल का उनका कार्यकाल होगा, वगैरह वगैरह इसमें लिखा गया है। 165 कहता है स्टेट का लीगल एडवाइज़र यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में था ना अटॉर्नी जनरल, तो इसके अंदर है एडवोकेट जनरल। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक जो लीगल एडवाइज़र होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल एंड जो अटॉर्नी जनरल है इन दोनों के कार्य समान है पर पावर्स दोनों की अलग हैं, है ना। तो उसको थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती है जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको, क्योंकि वो राष्ट्रपति को सलाहकारी होता है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो 166 कहता है राज्य के सभी फैसले राज्यपाल के नाम पर होंगे, वही सेम प्रेसिडेंट वाला सीन। 7 कहता है CM राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होगा और उसका कार्य है जैसे कि गवर्नर को जानकारी देना वगैरह वगैरह, जैसे PM राष्ट्रपति को देता था, सेम यहीं पे भी वही सीन है। तो CM होगा वो गवर्नर को जानकारी देगा। ऑलराइट, 168 कहता है कि हर राज्य में विधायिका लेजिस्लेचर होंगी जिसमें गवर्नमेंट प्लस विधानसभा शामिल होंगी। यानी विधानसभाएं तो होंगी ही पर कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी होती हैं। जब हम विधानसभा विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। 169 कहता है संसद कानून बनाकर विधान परिषद को बना सकती है या हटा सकती है। हाँ, ये पार्लियामेंट पर निर्भर करता है कि किस राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के कंट्रोल में होगा, जो लेजिस्लेचर वाला पोर्शन है वो। 169 कहता है संसद कानून बनाकर, हाँ सॉरी ये तो हमने देख ही लिया ना। 70 कहता है विधानसभा की सीटों का ढांचा यानी किस प्रकार से सीटें आवंटित होंगी, जनसंख्या का आधार क्या होगा और किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर इसको आधार मानकर सीटों को वितरित किया जाएगा यानी कि आवंटित किया जाएगा। ऑलराइट, तो 171 कहता है विधान परिषद की सदस्यता का उल्लेख है इसमें कि कौन कौन विधान परिषद के सदस्य बनने के लायक है, नहीं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके अंदर और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा मोटी बातें इसमें कही गई हैं। 173 कहता है MLA बनने, 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल, जैसे एक MLA होता है वो विधानसभा में इलेक्ट होता है, तो वो आमतौर पर कितने सालों तक काम करेगा। तो वैसे 5 साल के लिए उसका कार्यकाल दिया गया है ना, सेम ही।
तो उसके बाद से एमएलए का सिस्टम शुरू हो रहा है। 173 कहता है कि एमएलए बनने की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, लाइक वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, ऐसा ऐसा, दोहरे लाभ के पद पर वगैरह नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा सारा ही सीन होता है इसमें। यानी ये 2 जगह का एमएलए भी एक साथ नहीं होना चाहिए, ये वो बहुत सारे जो प्रावधान है वो दिए गए, तो हम पढ़ेंगे इनको। 174 कहता है विधानसभा के सत्र बुलाना, भंग करना एटसेट्रा किसके कंट्रोल में होता है, ये गवर्नर के कंट्रोल में होता है। यानी कि जो राज्यपाल होता है ना, हाँ, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कब वो सदन का सत्र बुलाएगा, कब नहीं बुलाएगा, भंग कब करेगा। याद रखिए ना, साइन डाई या एडजेंट नहीं कर सकता वो इसको, वो सिर्फ बुला सकता है और भंग कर सकता है। हाँ, तो ये भी समझ में आ गया होगा ना। हाँ, तो 175 कहता है कि राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधानसभा या परिषद को संबोधित कर सकता है, जो कि करता है, जैसे राष्ट्रपति करता था ऊपर सेंटर में। सेम ही 176 कहता है कि राज्यपाल हर सत्र की शुरुआत में लेजिस्लेचर को एड्रेस करेगा या स्पीच देगा, और देता ही है। हम देखते हैं जब सत्र चल रहा होता है तब राज्यपाल ही एड्रेस करता है उसको, है ना। तो जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट करता है, वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। तो इतना तो आपको ध्यान ही होगा ना, इतना तो हम कंपैरिजन कर ही सकते हैं दोनों का। और ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं, पावर भी लगभग समान होती है और फैसले भी लगभग समान ही लिए जाते हैं इनके द्वारा, है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है क्या 177, जो कहता है मंत्रियों व एडवोकेट जनरल को सदन में बैठने का व बोलने का तो अधिकार है, पर वोट नहीं दे सकते अगर मेंबर नहीं बने हैं तो। तथापि अगर वो मेंबर बन जाते हैं कथित तौर पर, यानी कि कहीं के एमएलए बन जाते हैं या वहाँ की सीट से जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, तो वो बोल भी सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आज इतना ही रखते हैं यार, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहे हैं इस वजह से। बाकी कल से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो ऑल राइट गाइस, ख्याल रखिएगा अपना, एंड थैंक यू वेरी मच। आराम से पढ़िए और काफ़ी टाइम है अभी आपके पास, है ना। थैंक यू।